हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप इसको रिवाइज अच्छे से करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले एटम और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, जो कि हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था कि मैटर कोई भी कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। ठीक है, अब जो भी चीज हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, ओके। अब एटम क्या होता है? एटम होता है जब हम इतने सारे जो मैटर्स होते हैं इनको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा एटम बनता है। ठीक है, यानी मैटर से हमारा क्या बना? एटम्स। ठीक है, और जब बहुत सारे एटम्स को मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मेरा बन जाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। अब एटम को और हम क्या बोल सकते हैं? एटम को हम बोलते हैं इंडिविजिबल। ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए, एटम को हम बोलते हैं इंडिविजिबल, मतलब जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मैटर होता है वो बहुत छोटी छोटी चीजों से बना होता है, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड्स के जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सभी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और जिसकी वजह से मैटर भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब अगर एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट है यानी मॉलिक्यूल्स ही है, और अगर इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं तो फिर मैटर की भी होगी। क्यों? क्योंकि मैटर से कौन बना है? एटम। सॉरी, मैटर किससे बना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमें सबसे मेन जो चीज है हमें पढ़नी है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हम मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ये बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया था, जिसमें से कई सारे एक्सपेरिमेंट हमारे फेल हुए थे और फिर बस एक ही ये बच आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसके डेवलपमेंट में यानी इसका जो ये रोल है ये सबसे ज्यादा प्ले होता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, ओके। और हमें इसमें फिर हम पढ़ेंगे आगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें ये बोला गया था कि अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये नोटिस किया था कि अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर में, यानी जैसे कि कंटेनर हमने लिया है, इसको हमने क्लोज कर दिया है ऊपर से, तो अगर इसमें हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं तो उसके बाद इसमें कोई भी मास में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब इसमें बोला गया था कि दिस प्रिजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन लेड टू अ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जब हम ये प्रिजर्व कर रहे थे इस मास को इन केमिकल रिएक्शन में के द्वारा, तब क्या हुआ? एक फॉर्मुलेशन हुआ, यानी एक फॉर्मेशन, किसी कोई चीज बनी जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ओके। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने दिया था? लेवॉइशियर ने इन 1774 में। ठीक है, ओके। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो बस ये याद रखिए कि किसने दिया था? लेवॉइशियर ने दिया था, और इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। बस आपको यही 2 चीज लिख के आनी है और आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ये स्टेट कर सकते हैं कि जो मैटर है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय, मतलब ना ही हम मैटर को बना सकते हैं और ना ही खराब कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मैटर जो है वो एक खुद ही नेचुरल चीज है जो खुद बनती है, एंड बहुत ही स्मॉल सी छोटी सी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कभी बनाने की सोच भी नहीं सकते, और हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड द सब्सटेंसेस विच कंबाइन टुगेदर और रिएक्ट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये तो हमें पता ही है। जैसे कि देखिए, अगर मैं ये फॉर्मूला लू Cu प्लस SO4, जिससे हमारा आएगा CuSO4, यानी कॉपर को अगर हम सल्फेट से करेंगे तो हमारा आएगा कॉपर सल्फेट केमिकल रिएक्शन में। तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्टेंट होते हैं जब 2 चीजें या कोई जो भी जिसकी वजह से कोई न्यू चीज बन रही है। ठीक है,
जैसे Cu यानी कॉपर और SO4 यानी सल्फेट, ये दो चीजें जो हैं इन दोनों को मिला के एक नई चीज बनी है। तो इसीलिए जो दो सब्सटेंस हमने लिए या दो जो केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमने लिया है, हम उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो चीज बन के आई है हमारे पास, ये जैसे कि CuSO4, तो हम इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखिए इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि सब्सटेंसेस which combine together or react in a chemical reaction are known as reactants, and where the substance are formed, जहां पे formed हुए हैं हम उसको कहेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके। अब जो ये CuSO4 था, जो रिएक्टेंट में थे, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और जब एक हमारा प्रोडक्ट आएगा, यानी जो हमारा दूसरा CuSO4 आया है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं। यानी हम केमिकल रिएक्शन में जब भी कुछ करते हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, उसका मतलब ये है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आएगा, यानी इसका ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो टोटल मास आएगा वो इक्वल टू होगा रिएक्टेंट के। ऑफ कोर्स सी बात है, देखिए अगर हम Cu की जगह 1 ले और SO4 की जगह हम 2 ले, ठीक है, यहाँ 1 लिया और यहाँ लिया 2, इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 3। ठीक है, अब 3 जो है वो 1 + 2 के इक्वल है और 1 + 2 3 के इक्वल है, सेम ही चीज है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मास, टोटल मास है प्रोडक्ट का, वो टोटल मास इक्वल है रिएक्टेंट के, क्योंकि रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे और इसमें हमारा मास भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस 3 को इधर लिख देंगे और 1 + 2 को इधर लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सम करके तो 3 ही आना है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट निकालते हैं केमिकल रिएक्शन करके, तो जो आपका टोटल मास है वो इक्वल रहता है, मास चेंज नहीं होता। और अगर मास चेंज नहीं होता है तो मैटर क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई है आपको? ओके, अब हम करते हैं आगे। Since there is no gain or loss in a mass chemical reaction and the product includes solid, liquid, gas, including air, that are part of a reaction. ओके, तो इसमें हमें ये चीज पता चली है कि जो टोटल मास है उसमें ना ही कोई गेन हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी जैसे हमारा CuSO4 आया था, उसमें अगर हम सॉलिड हो या लिक्विड और गैस कुछ भी रखें, तब भी बात यही होगी कि मास जो है वो सेम होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, उसका टोटल मास यानी उसका वेट कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमारा केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और फिर CO2। ठीक है, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका होता है 56 ग्राम और जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आया है 44 ग्राम्स। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आएगा 100 ग्राम। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो 100 ग्राम था वो इन दोनों के इक्वल 100 ग्राम आ गया है ना। और ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ये कैसे आया है देखिए, इधर कैल्शियम कार्बोनेट यानी का CO3, जब हम इसको हीट करेंगे तो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO + CO2। ठीक है, ओके, तो इसी चीज से हमें पता चल गया कि जो टोटल मास है वो इक्वल है रिएक्टेंट का भी एंड प्रोडक्ट का भी। ठीक है, अब हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। गाइज एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जो अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और वो भी NCERT से ही आते हैं जो आपके इन टेक्स्ट हैं, तो उससे जरूर कर लीजिएगा और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो कराऊंगी, बट तब तक के लिए आप उसकी प्रैक्टिस रखिएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हमें किसने दिया था, प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट इन 1779 में। और उन्होंने ये एनालाइज किया था, यानी ये पता लगाया था कि जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं एंड जो उनकी परसेंटेज है इतने सारे कंपाउंड्स की, वो फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है। ये नहीं कि अगर हम किसी और के साथ उसे रिएक्ट कराएंगे तो वो चेंज हो जाएगी,
मतलब कि अगर जैसे मैंने जो CuSO4 हमने लिया था उसमें हमारा CuSO4 आया, Cu प्लस SO4, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लेती, Zn प्लस SO4 ले रही हूँ और ZnSO4 आ रहा है, तो इधर जो SO4 है और इधर जो SO4 है, ये नहीं कि इसकी जो इसका ग्राम है यानी जो इसका वेट है, मास है, वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो उतना ही रहता है, कांस्टेंट है जो उसकी वैल्यू है। बट जो जिंक है उसकी डिफरेंट है, कॉपर की अलग है और सल्फेट की अलग है। बट अगर हम सल्फेट को ही जिंक से रिएक्ट करेंगे तब भी वही आएगी, और अगर हम उसे कॉपर से करेंगे तब भी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी इसमें मास होता है वो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जो केमिकल कंपाउंड जो है उसमें ऑलवेज जो भी सेम एलिमेंट्स अगर हम रखते हैं और उनको कंबाइन करते हैं यानी ऐड करते हैं, तो सेम प्रपोर्शन आता है मास का, यानी वही वैल्यू आती है। अब जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले तो उसकी रेशियो होती है 1/8, ठीक है। अब यानी 1 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन और जो 8 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये नहीं कि अगर मैं हाइड्रोजन को किसी और के साथ रिएक्ट करूंगी तो उसकी वैल्यू 2 या 3 हो जाएगी, नहीं, वो 1 ही रहेगा और ऑक्सीजन भी 8 ही रहेगा। अगर ये नहीं कि मैं उसे अगर कॉपर से कराऊंगी या CO2 से कराऊंगी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, वो 8 ही रहेगी। ओके, तो अब हम एक NCERT बुक क्वेश्चन का एक सैंपल करते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि 0.24 ग्राम सैंपल है कंपाउंड ऑक्सीजन का एंड बोरोन का, बोरोन वॉज फाउंड हुआ है एनालाइज करने के बाद 0.096 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का है 0.144 ग्राम। अब हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज और कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय मास। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए, हमें बोरोन का कितना दिया हुआ है 0.096 ग्राम, यानी और हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है 0.24 ग्राम, ठीक है। यानी हमें हर एक का जो हमें बोरोन दिया है और ऑक्सीजन दिया है, हमें उसका किससे निकालना है, ऑक्सीजन, सॉरी, जो हमें एक कंपाउंड दिया है। देखिए, ऑक्सीजन जो था उसकी है ये 144 और बोरोन की है 0.096, और ये जो है ये हमें निकालनी है, मतलब हमें ये मास, सिंपल मास दिया हुआ है, किसी चीज का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि बोरोन का हमें इतना गिवन था और कंपाउंड का हमें इतना गिवन था। पहले हम निकालेंगे बोरोन की परसेंटेज। वो कैसे निकालेंगे, ऊपर तो हम लिख देंगे बोरोन का और नीचे हमें जो एक कंपाउंड का मास गिवन था वो, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, ठीक है, उससे हमारा आ जाएगा 40। ओके, अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, वो भी सेम, ऊपर ऑक्सीजन की वैल्यू, नीचे मास ऑफ कंपाउंड और इंटू 100, हमारा आ जाएगा 60%। बस इससे हमने निकाली परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज बोरोन की 40%, ऑक्सीजन की 60%, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। गाइज ये जो टॉपिक है अब हम करने वाले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हमें आ सकते हैं कि एक्सप्लेन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या फिर बहुत कुछ इसमें से आ सकता है। तो आपको इसके मैक्सिमम 5 पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। ओके, जो ये थ्योरी है, द थ्योरी दैट ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। अभी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है वो देखते हैं, ठीक है। ओके, जैसे एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी थी इसलिए नाम डाल्टन रखा गया, बट एटॉमिक थ्योरी क्या है वो देखते हैं। एटॉमिक थ्योरी ये है कि जो भी मैटर है वो किससे बना है, छोटे छोटे एटम से। जैसे कि ये जो एटम से अगर मैंने कंबाइन करूंगी तो मैटर बनेगा, ठीक है। ओके, इसी को कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें और भी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। ओके, तो डाल्टन ने कब दी थी थ्योरी, 1808 में, जिसमें उसने हमें पहला चीज ये दिया था कि जो मैटर है वो किससे बना है, एटम से, ठीक है। और एटम को हम इनडिविजिबल क्यों कहते हैं आपको पता ही है, क्योंकि हम इसको डिवाइड यानी आगे अब और नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि मैटर ही एक सबसे छोटा है, उससे आगे हम तोड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड क्या है, अब देखिए जो हमारा मैटर है, जो हमारा मास हमने अभी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें मैटर भी था,
ठीक है। अब जो उसमें मैटर था, उसमें ये मैटर किससे बना है? एटम से, है ना। तो इसी तरीके से जब मास को हम ना ही जो मैटर है हमने पढ़ा था, हम उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो जब हम मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो हम एटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैटर एटम से बना है। तो जो एटम की थ्योरी है वही मैटर की होगी और जो मैटर की है वो एटम की होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर मैटर क्रिएट नहीं हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो ऐसे ही एटम भी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओके। अब जो एटम है वो बहुत तरह के होते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। अब मैटर जो है हमने पढ़ा, मैटर बनता है एटम से, और जो मैटर है वो दो चीज में डिवाइडेड होता है, एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड्स में। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत सारे होते हैं, कंपाउंड है बहुत सारे होते हैं। बस आपको इतना लिख के आना है कि एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड एंड दीज आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। ओके, अब हम करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जिसमें हमें बोला गया कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जितने भी एटम हैं जो सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और जो एक दूसरे से सेम है, तो ऑफ कोर्स उनका सेम मास होगा, सेम साइज होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ओके। केमिकल भी और फिजिकल दोनों होती हैं। अब केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट जो है वो कंसिस्ट करता है इन जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स एंड दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं दो एटम को जोड़ दूं तो मेरा बन जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक एटम था, हाइड्रोजन सब, और चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा था मेरा, एक और ऑक्सीजन लिया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरा बन जाएगा मॉलिक्यूल, जिसका नाम हो जाएगा O2। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल सॉलिड में कैसे होते हैं, लिक्विड और गैस में, वो हम पढ़ेंगे। तो सॉलिड हमें पता है जो भी चीज टाइटली पैक्ड होती है, ये हम बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, अब टाइटली पैक्ड यानी जब एक साथ वो चिपकी हुई है। ठीक है, तो इसका डायग्राम इस तरह से होता है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो सॉलिड से थोड़ा सा ही हल्का होता है, यानी इसमें बस बीच बीच में हल्का सा गैप होता है। ठीक है, और गैस की बात करें तो गैस तो बहुत ही ज्यादा हमारे वो है जिसको हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, पास नहीं होते हैं, इसमें बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ओके। अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो बेस्ड करती है ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि हमने पढ़ा कि एक तो मास पे और दूसरा कांस्टेंट प्रपोर्शन पे। ठीक है, ओके। अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो हमें एक और सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि द एलिमेंट्स जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं एटम्स, और जो एटम है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। ठीक, और जो एटम जो एलिमेंट हैं जो एटम से ही कंसिस्ट करते हैं यानी बने हैं, उनकी फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड नंबर होते हैं एंड काइंड ऑफ एटम्स सेम होता है सब कुछ, यानी फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो तो हम कर चुके हैं गाइस, वाला एक्सप्लेनेशन। तो अब हम करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ड्रॉबैक क्या होता है पहले तो हम वो जानेंगे। ड्रॉबैक होता है कि उसने क्या गलती करी, उसने क्या मिस्टेक कर दी उसमें। ठीक है, तो जो डाल्टन ने हमें दो एटॉमिक थ्योरी दी थी कि कैन नॉट बी क्रिएटेड और फिक्स सब होता है, और उसने ये भी बोला था कि फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकते हैं, बट उसने ये गलत बोला था। तो इसलिए उसमें निकला है एक ड्रॉबैक, 3 ड्रॉबैक्स निकले हैं, वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा ही ड्रॉबैक निकला वो ये था कि इज दैट एटम्स वर थॉट टू बी इंडिविजिबल, यानी उसने ये बोला था कि विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स डिवाइड नहीं हो सकते। बट वी नो दैट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स।
अब उसने ये बोला था कि जो हमारा एटम है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट उसने ये चीज़ गलत बोली थी। हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, और कैसे करेंगे? अगर हम जो हमारा एटम होता है, एक सेकेंड मैं ड्रॉ कर, ठीक है, ये जो एक हमारा इस तरह का एटम होता है, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में हमारी 3 चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन यानी E-, क्योंकि ये नेगेटिव में होता है हमारा, ठीक है। देन हमारा प्रोटॉन यानी P+, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, एंड न्यूट्रॉन, इसको हम सिर्फ N लिखते हैं। न्यूट्रॉन मतलब जो कि हमारे ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही प्रोटॉन, यानी जो न्यूट्रल होता है, मीडियम होता है, ठीक है, जो कि ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। सो जो एटम्स हैं कैन बी 3 पार्टिकल से बना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, थर्ड जो सेकंड हमारी ड्रॉबैक निकली वो ये थी कि उसने ये बोला था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, यानी उसने ये बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो एटम से बने हैं उनका सेम मास होता है, बट नहीं, हर किसी एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट मास होता है। जैसे कि अगर हम किसी हाइड्रोजन की बात करें तो उसने डायरेक्ट 1 बोला था, ये पॉइंट में भी हो सकता है, तो स्लाइटली डिफरेंट मासेस होते हैं, ठीक है। थर्ड उसने क्या बोला था कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका डिफरेंट मास होता है, ठीक है। उसने मतलब अगर वो सेम एलिमेंट लेते हैं तो सेम मास, बट ये गलत बोला था, क्योंकि सेम एलिमेंट लेने पर भी स्लाइटली डिफरेंट मासेस होते हैं। थर्ड उसने ये बोला कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो डिफरेंट मास आएगा, बट नहीं, अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो सेम आता है मास, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट देखिए ऐसे याद रखिए इस चीज को कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो सेम मास होगा, ठीक है। और अगर हमारा सेम एलिमेंट है तो फिर डिफरेंट मास होगा, अपोजिट होगा उसका, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं कुछ जॉर्ज डाल्टन के बारे में हम रीड कर चलो छोड़िए, ये आपको एग्जाम में इतना नहीं आएगा कि इसके बारे में बताइए, डायरेक्ट हम आते हैं एटम्स पे। तो अभी हमने ही पढ़ा, एक्चुअली हम अभी तक इतना ही पढ़ते आ रहे थे कि एटम क्या एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और ये जो एटम्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फ्री स्टेट मतलब ज़्यादातर सिंगल रहना पसंद करते हैं, मिंगल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट अगर कॉम्बिनेशन में करें, यानी अगर ये मिंगल कभी होना चाहें तो सेम एलिमेंट लेते हैं या फिर अनदर एलिमेंट लेते हैं और उससे अपना एटम बनाते हैं, ठीक है। एटम जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, कि हमें दिखाई भी नहीं देते इतने। अब जो हमारा है नैनोमीटर, और जो नैनोमीटर है उसमें 1/10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁻⁹ मीटर। अब जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है, वो सबसे छोटा एटम है, सबसे छोटा मतलब कि जिसका मास, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। इसका है हमारा 0.037 नैनोमीटर। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ है तो इस 0.0937 नैनोमीटर कितना वो है छोटा, कि हमें दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ओके, तो एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल है कि हम देख भी नहीं सकते, बट बहुत ही पावरफुल अगर माइक्रोस्कोप हो तो हम देख सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे जो वर्क कर सकता है इनमें, मतलब हम इससे इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं इस एटम के अंदर, ठीक है। और उस जो माइक्रोस्कोप है एक और नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, एंड ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी याद कर लीजिए क्योंकि आगे एग्जाम्स में काम आ सकता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब हम करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो सिंबल हमें पता ही है क्या चीज होती है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का होता है इस तरीके से, कार्बन का पूरा ही ब्लैक होता है। तो ये आप ऐसे देख के इसको देख सकते हैं। वैसे एग्जाम में आता नहीं है बट फिर भी प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि क्या पता आ जाए, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं आगे
एंड मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब ये तो अलग तरीके के जो डेल्टन ने सिंबल दिए थे ये वो चीज है, बट हम इसी अगर हमें कुछ करना है या मतलब अगर हम इसको एक फॉर्म केमिकल रिएक्शन में लिखना चाहें तो मैं ऐसे नहीं लिख सकते ना कि ये सिंबल ड्रॉ कर दिया और फिर इसका सिंबल ड्रॉ कर दिया अगर आयरन लेना है तो नहीं। तो इसलिए हमने एक और सिंबल बनाया है इसके लेटर से। जैसे हाइड्रोजन का होता है H, ऑक्सीजन का होता है O, कॉपर का मैंने आपको बताया था Cu, आयरन का हम Fe लिखते हैं, सिल्वर का S, गोल्ड का Ag, लेड का हम लिखते हैं Pb, मरकरी का Hb, ठीक है, सल्फर का S, फॉस्फोरस का P, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ठीक है, प्लैटिनम का P। तो इसी तरह से आपको ये सारे सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। बहुत इजी है, फर्स्ट लेटर ये लिख के आना है, बस किसी किसी में होता है कि आपको उसका नेक्स्ट लेटर भी लिखना होता है। तो ये तो हमने नाम देख लिए, बट मेनली आपको इस चैप्टर में ना ये जो टेबल है इसमें आपको 20 तक याद रखने होंगे इसके जो नंबर्स हैं, ठीक है। अभी वो आगे भी आएंगे हमें, बट आपको ये याद करने पड़ेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पे होता है, हीलियम सेकंड पे होता है, लिथियम थर्ड पे होता है। ये हमें लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि अगर हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए बस हम यही चीज हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, और ये हमारा कुछ सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर ये सब भी हैं, ये भी आपको पढ़ने होंगे। ये हम आगे अभी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब वो चीज हम करते हैं, एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। हमें याद रखना होगा इनका एटॉमिक मास। अगर आपको एटॉमिक मास याद है तभी आप इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे, नहीं तो आप इस चैप्टर को हिला भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एटॉमिक मास याद रखना, जिसमें बच्चों को होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो याद कैसे करना है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक इसको लर्न करो। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पहले 4 लर्न करो, देन 4 एंड देन 4, ठीक है। और इनका सिंबल्स तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही याद हो जाता है। आप इसको जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार अच्छे से लर्न होगा। बहुत ईजी है, देखने में ही डर लगता है, ठीक है। और एक चीज, एटॉमिक मास है, जैसे हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U, ये तो याद रखना ही है। ये जो लाइन लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन 1, कार्बन 2, थर्ड, ओके ये नहीं, सॉरी, अभी तो एटॉमिक मास याद कीजिए। ये आगे एनसीईआरटी में भी आपको ये 14 यानी कॉपर तक ही याद करना है। इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास क्या है, और उससे से आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो जो एटम है वो एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म में, एक तो मॉलिक्यूल्स और एक आयंस। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, अगर हम एटम्स को कंबाइन कर दे तो मॉलिक्यूल बनेगा, और उन मॉलिक्यूल्स में ही आयंस भी होते हैं, ठीक है। ओके, पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर करेंगे आयंस के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स से ही एटम एग्जिस्ट करते हैं, एटम एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स में भी। तो अब हम पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप है। न्यूट्रल मतलब मीडियम, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है। उसमें 2 या 2 से ज्यादा जब हम एटम को ज्वाइन कर देते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। एंड जो मॉलिक्यूल है वो भी बहुत छोटा होता है, और इसको हम एलिमेंट या कंपाउंड कह सकते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है एक फ्री स्टेट में, ठीक है। ओके, अब हम पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और फिर हम करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, कंटेन करता है 2 सिमिलर एटम। एलिमेंट है तो याद रखिए, अगर हम सिमिलर एटम को मिला, यानी एक मैंने लिया हाइड्रोजन और दूसरा भी अगर मैं हाइड्रोजन लूँ और इन दोनों को मैं कंबाइन कर देती हूँ तो मेरा क्या आएगा, H2, क्योंकि 2 H है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 सिमिलर ले रही हूँ यानी HH, अगर मैं H लेती इधर और इधर मैं O2 लेती तब नहीं, अगर मैं सिमिलर ले रही हूँ तो हमारा क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट।
तो ये देखिए, अगर दो मॉलिक्यूल, मैंने दो एटम लिए, उन दोनों को कंबाइन किया, H2 आया, मॉलिक्यूल बना। अगर मैंने NN लिया तो मेरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 आया, OO लिया तो O2 आया। एंड अगर Cl यानी क्लोरीन लिया है, दो एटम क्लोरीन के, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम अपनी न्यू मतलब लाइफ में देख सकते हैं, जो कि वैसे हम कॉमनली नहीं देख पाते इन चीज़ों को। ओके, तो अब एटॉमिसिटी क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। जितने भी एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में वो एटॉमिसिटी, मतलब जैसे देखिए, जो हाइड्रोजन था अभी हमने दी, इसमें दो थे, एक ये और एक ये, इन दोनों को कंबाइन करके ये आया H2, है ना। तो जो हमारा ये था, दो एटम लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम्स है 2, और मॉलिक्यूल कितने हैं नंबर ऑफ में 1, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक बना है H2। तो एटॉमिसिटी उसे ही कहते हैं जब हम जितने नंबर ऑफ एटम को ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एटॉमिसिटी। एंड नॉर्मल गैस क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब हमारी नॉर्मल गैसेस होती हैं। ओके, जो एटॉमिसिटी है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की, वो 2 है। मतलब अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है या नाइट्रोजन का बनाना है या ऑक्सीजन का, तो ये 2 नंबर ऑफ एटम मिला के हम बना सकते हैं। बट अगर हमें ओजोन बनाना है तो हमें 3 ऑक्सीजन चाहिए। मतलब अगर हम 2 ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन बनेगा, बट अगर हमें ओजोन चाहिए तो हमें एक और ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब ये हमारा बन जाएगा ओजोन। ठीक है, और अब इसमें 3 हो गई है तो हम इसे बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी ट्राई एटॉमिक। और अगर 2 होती है तो होता है डायो एटॉमिक, और अगर 1 होती है तो होता है मोनो एटॉमिक। अब किसी की 4 भी होती है जिसको हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, जैसे कि फॉस्फोरस होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता है, इसमें 4 आपको एटम्स दिख रहे हैं और ये जॉइंट है, तो हम इसे बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। फिर 8 का भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक, जैसे कि सल्फर, उसमें एसेट यानी 8 होते हैं। किसी में 60 भी होते हैं जिसको हम फ्लोरेंस कहते हैं, बकमिंस्टर, फ्लोरेंस। तो अभी तक तो हमने सिमिलर एलिमेंट्स बनाए। अब हमें अगर डिफरेंट लेना है, मतलब जैसे कि अभी हमने जो लिया वो HH लिया, तो मैंने अगर बताया था कि अगर हम सिमिलर लेते हैं तो वो होता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, बट अगर हम डिफरेंट ले रहे हैं, यानी HCl, HOH या OCO, ऐसे डिफरेंट ले रहे हैं, तो वो होता है कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। बहुत इजी है, बस ये याद रखना, सिमिलर यानी एलिमेंट और डिफरेंट यानी कंपाउंड। अब देखिए, अगर मैं एक H लूँ और एक Cl लूँ तो हमारा आएगा HCl। ठीक है, अब देखिए HOH लूँ तो H2O, क्यों, क्योंकि H2 है और एक O है, तो H2O। अब इधर है हमारा OCO, यानी C एक है और O कितने हैं 2, तो CO2। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, अब मैं एटॉमिक मास की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ मॉलिक्यूलर मास, यानी जिसमें हम एलिमेंट्स यानी सिमिलर और जिसमें हम कंपाउंड यानी डिफरेंट लेते हैं सब्सटेंस रिएक्शन करने के लिए, और जब हम उन दो को लेते हैं तो वो इक्वल होता है हमारे एटॉमिक मास के, यानी जब हम सिमिलर ले रहे थे, जैसे कि HH ले रहे थे। ठीक है, एक तरह से हम इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, बट अगर हम मॉलिक्यूलर मास ले तो वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक रेडियस या एटॉमिसिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन का होता है 1U, हमने रीड किया था, तो अगर 2H है तो कितना होगा 2 × 1, तो आ जाएगा 2U, और U मतलब क्या है, इसकी यूनिट है वो। ठीक है, ओके, अगर हमें H2O निकालना है तो अब देखिए कितना इजी है H2O भी। देखिए हमें H2O गिवन है, यानी H कितने हैं 2, तो पहले हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर O कितना है 1, ओके 2 लिखा। H क्या होता है 1U। ठीक है, U हम कॉमन ले लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं उसे, और O होता है हमारा 16, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 एंड देन प्लस 16 इक्वल्स टू 18U। कितना सिंपल था। ठीक है,
ओके तो ये देखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1U और ऑक्सीजन का 16U वही पुट करके हमने निकाला है। अब अगर हमें इसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर गिवन है एटॉमिक का कि कितने एटम्स हैं नंबर ऑफ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास से, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 यानी क्लोरीन का या ऑक्सीजन का, इस तरीके से। तो आप कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? अगर मॉलिक्यूलर गिवन है, अगर आपको एटॉमिक मास गिवन है तो डायरेक्ट लिख दो 16U, बट अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आपको वो निकालना पड़ेगा 2 × 16 करके। अगर ओजोन होता तो आप कैसे निकालते, 3 × करके 16 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें बोला गया है कि मॉलिक्यूलर मास निकाले सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए हाइड्रोजन कितने गिवन है 2, S कितना गिवन है 1 और O कितने गिवन है 4। तो पहले हम इसको लिख लेंगे कि हमें H गिवन है 2 एंड S लिख लेंगे, H है S 2, S हमें A गिवन है और O हमें 4, ठीक है। ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, तो ये तो हम रफ में कर सकते हैं। तो 2 × 1 क्योंकि H की एटॉमिक मास क्या होता है 1, S यानी सल्फर का होता है 32 और 4 है तो 4 लिखेंगे और O कितना होता है 16। इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 98U। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आता ही है। जब मैं 9th में थी मेरे भी आया था, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो गाइस एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। इम्पॉर्टेंट है बट आपके इस साल MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसका मुझे जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी किसका सही और किसका गलत है, ठीक है। और हाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन भी कि नेम द साइंटिस्ट जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया ही था स्टार्टिंग में ही, तो मुझे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। ओके तो हम करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि एक एटम में ये सब चीज़ें होती हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। तो अगर देखिए, अगर हमारे एक एटम में इलेक्ट्रॉन कम है, यानी अगर ये कम है तो यानी पॉजिटिव ज़्यादा है, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर देखिए, अगर आपके पास चॉकलेट्स, आप चल छोड़िए चॉकलेट वाला तो, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव आपके पास कम है तो आप पॉजिटिव ज़्यादा होगा आपके पास, और अगर आपके पास पॉजिटिव वाला कम है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा, अपोजिट ही होंगे ऑफ कोर्स। मतलब अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी देखें, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, और प्रोटॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ओके तो अब हम करते हैं आयन, जिसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आयन जो है वो एक पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज एटम है, यानी जैसे कि अब देखिए ना, यानी सोडियम जो है वो एक पॉजिटिव है, मैग्नीशियम Mg2+। अब देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे सोडियम में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्लस, यानी इसकी वैल्यू जो है वो है 1। अभी 1 कैसे आई मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए उसके लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, इसका 17 होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, बट इसका जो भी है 17 होता है। उसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, 8, 7, ठीक है। अब देखिए जो हम इसमें ना शेल होते हैं, हमारा कुछ शेल जो है उसमें हमारे होते हैं एक K, L, M, N, ठीक है। इसमें जो K है उसमें हमारा 2 आ सकता है, L है उसमें हमारा 8, M में भी 8 और N जो है उसमें भी 8, ठीक है। अब देखिए 17 था तो इसमें जो था 2 मैंने रख दिया, मेरा शेल फुल हो गया। अब मैं इससे ज्यादा इसमें नहीं रख सकती, तो अब मैं आऊंगी फिर L पे।
ठीक है, अब जब मैं L पे आऊंगी तो उसमें मेरे पास कितने बचे, 15 बचे, क्योंकि 2 तो मैंने K में रख दिए, तो उसमें से अब मेरे 8 ही आ सकते हैं, तो मैंने 8 रख दिए। देन उसके बाद मेरे पास बचे 7, बट M शेल में कितने आ सकते हैं, 8, पर मेरे पास एक कम पड़ रहा है, तो पहले हम इसको 7 लिख देते हैं। फिर अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, है ना, हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। उस एक इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए हमने इस पे लगाया है Na+। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम की Mg2+ की बात करूं, तो जब हम इसको भी इवैल्यूएट करेंगे, यानी इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 6 आता है। ठीक है, 6 आ रहा है, यानी इसका वैल्यू होता है 16, और अगर 6 आ रहा है यानी 8 आने में 2 नंबर कम है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2+। इसको इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो 2 चाहिए। तो जब इसे गेन करने हैं, यानी देखिए इसके पास कम, अभी मैंने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम है तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, है ना, 16 था, 18 मतलब 6 था, 8 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम थे तो प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया है, माइनस का नहीं लगाया है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो हम प्लस क्यों लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे हमको, तो उसको गेन करने के लिए, उसको लेने के लिए हमने पॉजिटिव लगाया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी देखिए, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आयन्स, हम उसको कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव होते हैं हम उसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, अब एक और देखिए, जैसे हमारा जो सोडियम है, अभी मैंने आपको सोडियम का ही बताया, जैसे कि KLMN, ये आपको याद रखना है, इसमें 2, इसमें 8, 8, 8। तो हमारा जब M में मेरे पास 6 बचा, तो मेरे को 2 चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2+ लगाया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एनायन का, यानी नेगेटिव चार्ज। अभी हमने पॉजिटिव देखा जिसमें हमने सोडियम का देखा, अब हम नेगेटिव में देखेंगे क्लोरीन का। ठीक है, क्लोराइड का वो भी बोल सकते हैं। तो जो क्लोरीन है, अगर मैं उसको फॉर्म में लिखूं तो ये होता है हमारा 17। ठीक है, सॉरी गाइस, मैंने आपको जो यहाँ पे ये सोडियम बताया है 17 नहीं, ये 11 होता है। तो अगर ये 11 है यानी यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। अब 1 यहाँ पे है, यानी अब देखिए वेट, यहाँ पे 11 था, और अगर मैं KLMN में लिखूं तो 281 इस फॉर्म में आ जाएगा, बट M में आने चाहिए 8। मेरे पास कितने की कमी है, 7 की, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूं तो नेगेटिव वाले में क्या होता है, जो हमारा क्लोरीन है उसमें हमारे पास होते हैं 17। ठीक है, तो अगर मैं इसे KLMN शेल में रखूं तो 287। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये 7 है, यानी मुझे 1 चाहिए, क्योंकि फिर ये 8 हो जाएगा मेरा, तो 1। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और गेन हमें करना है एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस, यानी Cl-, और हमें 1 ही चाहिए, तो उससे हमारा आ जाएगा। अब प्रोटॉन, ये जो नंबर्स थे 287, ये थे हमारे प्रोटॉन्स, और जो इसे गेन करना था वो था एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसलिए हमने माइनस लगाया। और अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो उसमें 11 प्रोटॉन्स थे, 1 कमी थी, तो 1 उसे चाहिए था, तो ओवरऑल चेंज में +1 हम लिखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि अब ये जो क्लोरीन है या जो सोडियम था, इसमें ये प्लस और माइनस हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए, जो माइनस होता है वो होता है नॉन मेटल, और जो प्लस होता है वो है मेटल। अब ये भी हम कैसा पता लगाएं कि ये नॉन मेटल और ये मेटल है, उसको पता लगाने की भी एक ट्रिक है। अगर आपको वो नंबर्स याद है, जैसे कि क्लोरीन का 17 और सोडियम का 11, तो उस तरीके से हम अगर 11 है, यानी अगर हम इसे लिखेंगे तो 281 लिखेंगे। अगर यहाँ लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 5 से डाउन है, यानी अगर 5 से लेस देन है, तो फिर हम उसे मेटल में काउंट कर सकते हैं। और अगर 28 अगर 7 था, तो देखिए 5 से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसे नॉन मेटल में कंसीडर करेंगे। तो इसलिए क्लोरीन क्या हुआ था, हमारा नेगेटिव, और जो सोडियम था वो हुआ था हमारा पॉजिटिव।
ये एक एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हमें नेम्स ऑफ कंपाउंड बताने हैं, जैसे कि Al2SO4 3। तो इसको अगर हम लिखें तो Al यानी एल्यूमिनियम और SO4 यानी सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट ये हमारा नाम हो जाएगा इसका कंपाउंड का। इसी तरीके से हम बाकियों का भी करेंगे। तो अब हम करते हैं K2SO4 का। K2SO4 में जो K है वो होता है पोटेशियम और SO4 होता है हमारा सल्फेट, तो हम इसे लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट। हमने कंपाउंड का ऐसे नेम दे देंगे। इसी तरीके से आपको ये सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ करना है, ठीक है। अब देखिए गाइस, एक न्यू चीज आई है जिसमें हम बोलेंगे उसे वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कि जैसे कि मैंने आपको मैग्नीशियम जब कराया था तो उसमें हमारा आया था 17 था, है ना। सॉरी, वो तो किसी और का था। वेट, अगर मैं वो लेती हूँ 1 मिनट गाइस। हाँ, अगर मैं सोडियम लूँ यानी ना लूँ तो उसमें आएगा 281, ठीक है। तो ये जो लास्ट डिजिट आई है ये होती है हमारी वैलेंसी, यानी अगर मैं सोडियम की वैलेंसी बोलूँ तो वो होती है 1। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बोलूँ तो मैग्नीशियम होता है हमारा 16, तो उसमें हमें 2 और गेन करने। अब 2 गेन करने हैं तो सॉरी, ये मैग्नीशियम जो है वो होता है हमारा 12, ठीक है। तो मैग्नीशियम 12 है यानी हम इसको लिखेंगे 282। तो लास्ट डिजिट क्या है? 2, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है 2, ठीक है। इसी तरह से आपको ये भी निकालने होते हैं। ये तो हमने देखा मेटल का। नॉन मेटल्स का थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि अब हमें अगर क्लोरीन की मैं बताऊं तो क्लोरीन में आता है 287, ठीक है। अब हमें पता है कि ये नॉन मेटल है क्योंकि जो इसमें 7 है वो 5 से ज्यादा है, तो इसलिए नॉन मेटल है। अब ये जो नॉन मेटल है इसमें अगर मैं हमारा कितना गेन हो रहा है, अगर हमें 8 चाहिए तो इसमें 1 हमें चाहिए, तो इसमें हम 7 नहीं लिखेंगे वैलेंसी, इसमें वैलेंसी हम 1 लिखेंगे। क्यों इसमें 1 लिखेंगे? फिर आप कहेंगे कि हमने सोडियम में भी 1 लिखी और कैल्शियम में जो भी हमने क्लोरीन में भी हमने 1 लिखी। वो इसलिए लिखी, मेटल में आप 1 या 2 तब लिखेंगे जब आपकी वो लास्ट डिजिट आ रही है, बट नॉन मेटल में आप 1, 2 ये सब इसलिए तब लिखेंगे जब आपका जो आपको गेन करना है। जैसे इसमें 7 आया था तो हमें 8 को लेने के लिए 1 और चाहिए, तो इसलिए हम इसमें जो वैलेंसी है वो हम लिखेंगे 1। बट अगर इसमें ये नहीं कि बहुत से लिख देते हैं 7, वो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें हमेशा 5 से लेस देन लिखते हैं जो कि हमें गेन करना होता है, और इसमें हम वो लिखते हैं मेटल्स में जो हमें गिवन है लास्ट डिजिट में, ठीक है। अब एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, ये जो अब हम करने जा रहे हैं तो चैप्टर की जान है, तो इसे क्या बिना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो गाइज ये वीडियो ना थोड़ी लेंदी हो रही है, बट फिर भी हमें चैप्टर फिनिश करना है, तो कोई नहीं, आप बने रहिए, पूरी एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो पहले अगर हमें बनाना क्या है, इसमें हमें बोला गया है कि राइट करो फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होता है? जब हम डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट एटम्स को जोड़ देते हैं तो आता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो हैं उसमें हमें बनाना है फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी वैलेंसी, और वैलेंसी पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका जो मैंने आपको बताया था कि ये सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है क्या होता था 12, ठीक है। क्लोरीन का होता है 17, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो और इसी से ही आप निकालेंगे अपनी वैलेंसी, और इस वैलेंसी को निकालने के लिए आपको ये सब याद होना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, और अगर उसमें भी गिवन नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो जैसे हम एक लेते हैं, पहले हमें बोला गया है कि H और S का फॉर्मूला बनाओ, तो हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है वो होता है 1, और जो हमारा सोडियम है ये हमारा है S1 मिनट का सल्फर, ठीक है। इसकी वैलेंसी आती है हमारी 2। हाँ, तो देखिए, अब जो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो ये 5 से लेस देन है, यानी KLMN जो शेल है हम उसमें लिखे अगर हाइड्रोजन का तो वो 1 है।
ठीक है, तो इसलिए 1 ही आ जाएगी इसकी वैलेंसी। बट अगर हम S की वैलेंसी यानी सल्फर की वैलेंसी निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए जो सल्फर है उसका होता है हमारा 16, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं 2 8 एंड देन इट्स 6, ठीक है। तो 2 8 6 जो है उसमें 6 है यानी 5 से ज्यादा है। तो अब हमें 8 को बनाने के लिए कितना गेन करना है? 2 गेन करना है। जब 2 और ऐड होंगे तब ये 8 आएगा। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी आई है वो आई है 2। ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसका ये लिखा। अब वैलेंसी आ गई, अब कुछ नहीं करना है, हमने H के नीचे 1 यानी उसकी वैलेंसी लिखी और S के नीचे उसकी वैलेंसी 2 और फिर इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इससे आ जाएगा H2, ठीक है, और S, क्योंकि S की तो 1 है तो अगर आप इसे ऐसे भी लिखे कोई भी दिक्कत नहीं, और अगर आप इसे H2S लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो हम एक और देखते हैं, थोड़ा सा अब टफ वाला ही करते हैं। हमें निकालना है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हमें पता है कि मैग्नीशियम होता है हमारा Mg और क्लोराइड होता है हमारा Cl, ठीक है। मैग्नीशियम हमने लिख दिया, Cl लिख दिया। उनके सिंबल्स लिखने के बाद अब हमें उसकी वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी के लिए हमें वो याद होना चाहिए और हमें पता है कि Mg जो है उसका होता है 2+। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा 12, तो इसकी लास्ट आती है 2। और अगर हम Cl ले जो कि एक नॉन मेटल है तो वो 2 8 7 करके उसे गेन करना होता है 1, ठीक है। तो 1 गेन करने के लिए हमने लिखा 1 माइनस। आप अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लस माइनस नहीं लिखे, डायरेक्ट 2 और 1 लिख दें, ठीक है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो MgCl2 आ जाएगा, और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर Mg1Cl2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता ही है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसमें हमें बताया गया है कि राइट वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए, एल्यूमिनियम यानी Al और सल्फेट यानी SO4, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी होती है 3+ में, यानी इसका होता है हमारा 13 एल्यूमिनियम जो है, ठीक है। और जो SO4 है वो होता है हमारा सल्फेट है ना, इसलिए हमारा होता है 16, ठीक है। अब हम इसको बस क्रॉस कर देंगे और वो हमारा आ जाएगा Al2SO। अब देखिए यहाँ पे 4 गिवन है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद हम 3 लिखेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि आपने लिख दिया Al2SO12, नो, वो गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। ओके, तो हम करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं कि मोल क्या होता है। मोल एक लिंक होता है बिटवीन द मास ऑफ एटम, यानी एटम का मास कितना है और कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, यानी मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ एटम हम कह सकते हैं। और इसमें जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसका दिया था अमीडियो एवोगैड्रो, ठीक है। ओके, तो वैल्यू आपको इसकी याद होनी चाहिए एवोगैड्रो नंबर की, एंड उसके बाद जो सब्सटेंस है जिसकी वैल्यू ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23, उसको हम बोलते हैं 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ एटम में इतने एटम्स होते हैं। और मॉलिक्यूल में भी उतना होता है क्योंकि एटम इक्वल्स टू मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स, ओके। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो अगर ऑक्सीजन है तो वो तब भी इतना ही रहेगा, और अगर मैं 2 ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ बट उसमें 1 मोल निकालना है तो वो तब भी इतना ही रहेगा O2। बट अगर मुझे यहाँ पे गिवन होता कि आप 2 मोल निकालिए O2 का, तो मैं यहाँ क्या करती, इंटू 2 कर देती, और इंटू 2 करते ही मेरा 2 मोल आ जाता, ठीक है। एंड इस नंबर को ही हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, L से, ओके। अब देखिए, अगर हमें निकालना है ऑक्सीजन का मोल तो हम कैसे निकालेंगे। हमें ऑक्सीजन का पता है कि वो 16U होता है एटॉमिक मास, ठीक है। अब अगर इसका एटॉमिक मास हमारा 16U होता है तो हमें अगर मोल निकालना है O2 का, अब देखिए एक O का 16U है तो 2 O2 का कितना होगा, 2 इंटू 16 जो कि आ जाएगा 32U, ठीक है। इस तरीके से हम इसका 1 मोल निकाल लेंगे।
ओके तो हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, यानी हमें 5 ग्राम का जो कैल्शियम है उसमें मोल्स कितने होंगे, और हमें गिवन है कि जो एटॉमिक मास है कैल्शियम का वो है 40 U। तो अब हमें क्या निकालना है, 5 मोल्स निकालना है 5 ग्राम के में। तो हमें देखिए 1 मोल ऑफ एटम इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के, जिसमें हमें जो 1 मोल है वो किसके इक्वल गिवन है, 40 ग्राम, 40 U इक्वल्स टू 40 ग्राम, ठीक है। ओके अब 5 ग्राम निकालना, यानी 1/40 इंटू 5, और इसको काटने के बाद 5 8 40, तो 1/8 आ जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं 0.125 मोल, ठीक है। ओके अब हम करते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 2, जिसमें हमें बोला गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ अ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल और एटम्स। वही फॉर्मूला, एटम का हमें पता है क्या होता है, 27 होता है, और वो हमें गिवन भी होगा आपको यहाँ ब्रैकेट में। ओके अब हमें यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स यानी 27 इंटू 4। अब इसने यहाँ पूछा था मास, ठीक है, और इसने यहाँ पे पूछा था कुछ और, यानी इसने पूछा था मोल और यहाँ पूछा है मास। दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों को निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे, मोल निकालना है तो जो मास है उसको अपॉन में रख देंगे ग्राम के, जो एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है, इसको याद रखिए मोल्स के निकालने के लिए। और अगर हमें निकालना है मास तो सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे, जो मास हमें जो निकालना है उसको निकालने के लिए जो हमें इसका ग्राम गिवन है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे मोल से। वो देखिए इधर ये जो हमारा मोल था ये किसके इक्वल था, मास बाय ग्राम के। तो अगर हमें ये चीज निकालनी है ये इधर आ जाएगी और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल सी चीज। उसी तरीके से हमने इसे निकाल लिया, ठीक है। ओके तो अब देखिए अगर हमें गिवन है कि 1 मोल ऑफ हमें निकालना है C6H12O6 का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल, मास ऑफ C कितना है हमें वो पता है 12 होता है, और इंटू 6 क्योंकि वो हमें गिवन है कि 6 कार्बन है, ठीक है। देन हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, यानी एटॉमिक मास क्या होता है 1, और कितने हैं 12। फिर उसके बाद ऑक्सीजन यानी 16, और ये कितने हैं 6, और इस फॉर्मूले लगा के हमारा जाएगा 180 ग्राम। तो इस तरीके से हमने इसका 1 मोल भी निकाल लिया। तो गाइज हमारा यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इसमें मैं 2 और वीडियोस बनाने वाली हूँ इसी चैप्टर पे, जिसमें हम एक में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, इंडेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, आप उसे जरूर यूज करें, प्रेफर करें, और वो नोट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे, कोई चार्जेस नहीं होगा। एंड इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हमने पढ़े हैं उसको हम इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इस चैप्टर में हमने उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है लेवल का। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका पूरा अंदर से पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स को। तो इस चैप्टर को जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर लेते हैं तब तक आप चैप्टर 4 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं कर सकते। तो जब आपका ये चैप्टर हो जाए तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर के नोट्स मैं जल्दी ही आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो गाइस वीडियो है ना बहुत मेहनत से बनती है और आप सबके लिए बनती है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को प्लीज। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।